डेट आज 25 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना पीटर पैन सिंड्रोम। पीटर पैन सिंड्रोम रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है, ये एक डिसीज़ है, बीमारी है। स्पेशल कोर्ट, एक मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। बेल का मतलब होता है जमानत। जब किसी पे केस चल रहा होता है तो जमानत मिलती है ना उसे कोर्ट से, तो बेल प्रोवाइड की है एक अक्यूज्ड को। अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, जिस पे आरोप लगे हैं, जिसने कोई अपराध किया है, क्राइम किया है, उस पे आरोप लगे थे सेक्सुअली असोल्टिंग ए माइनर। माइनर का मतलब है 18 साल से कम उम्र का कोई भी आदमी, औरत, कोई भी। तो उसने असोल्ट किया था। असोल्ट का मतलब होता है हमला करना। तो इसके आरोप लगे थे, लेकिन उसे जमानत दे दिए मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने। इसलिए न्यूज़ में आया। क्यों? क्योंकि वो आदमी किस बीमारी से सफ़र कर रहा था? वो बीमारी थी उसको पीटर पैन सिंड्रोम। इस बीमारी से वो बीमार था, सफ़र कर रहा था पीटर पैन सिंड्रोम से। तो ये सिंड्रोम है क्या? ये सिंड्रोम है, इसमें कुछ सिम्टम और साइन दिखाई देते हैं जो डिसीज़ की तरह रहते हैं, एक बीमारी की तरह। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एडल्ट को डिस्क्राइब किया जाता है इमेच्योर। कहने का मतलब ये सिंपल टर्म में अब अगर हम समझें इसे, तो ये पैन सिंड्रोम है जो पीटर पैन सिंड्रोम, इसका मतलब ये है आदमी बड़ा तो हो जाता है, एज तो हो जाती है उसकी, लेकिन उसका माइंड बड़ा नहीं होता, दिमाग बड़ा नहीं होता। बहुत से इंसान आपने देखे होंगे 30 40 50 साल के हो गए, लेकिन उनका माइंड अभी बच्चों जैसा काम करता है। तो वही बीमारी है ये, इसी का नाम है पीटर पैन सिंड्रोम। इसमें जो एडल्ट हो गया, एडल्ट का मतलब है 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं सबको एडल्ट बोलते हैं, चाहे वुमन हो चाहे मैन हो। जो भी पर्सन एडल्ट है वो इमेच्योर है, अभी इमेच्योर है कि उसका जो फिजिकली डेवलप हो गया, शरीर डेवलप हो गया, लेकिन माइंड डेवलप नहीं हुआ। उसमें अभी जैसे बच्चों की तरह केयर फ्री है वो, कोई उसे परवाह नहीं है किसी की, ना ही किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है किसी के लिए। तो ये सब कुछ जिसमें देखने को मिलता है परेशानी, उसको ही बोलते हैं पीटर पैन सिंड्रोम। ये जो टर्म है पीटर पैन सिंड्रोम, सबसे पहले एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डैन किले। डैन किले ने कॉइंड की थी ये टर्म। कॉइंड का मतलब होता है कोई वर्ड को सबसे पहले देना, किसी शब्द को सबसे पहले बनाना। तो ये डैन किले नाम के साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म दी पीटर पैन सिंड्रोम 1983 में। तो WHO क्या कहता है इस बीमारी के बारे में? देखो, WHO इस पीटर पैन सिंड्रोम को बीमारी की तरह नहीं मानता, एज ए हेल्थ डिसऑर्डर नहीं मानता कि ये कोई हेल्थ डिसऑर्डर है, डिसीज है। WHO नहीं मानता, लेकिन मैनी एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, वो बिलीव करते हैं कि एक मेंटल हेल्थ है जिसमें जो जिस जिस व्यक्ति को ये अफेक्ट करेगी, जिस पर्सन को, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देती है, बीमारी प्रभावित कर देती है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट मानते हैं। तो यही बीमारी थी जो न्यूज़ में थी। एक इसी तरह की बीमारी है जिसका नाम है वेंडी सिंड्रोम। वेंडी सिंड्रोम क्या है? देखो, उसमें तो कोई भी आदमी है, औरत है, अपनी एज से, मतलब एज तो उसकी ज़्यादा होगी, बच्चों की तरह दिमाग काम करता है। लेकिन इसमें क्या होता है वेंडी सिंड्रोम में? वेंडी सिंड्रोम में होता है, ये अक्सर देखा जाता है वुमन के साथ, महिला के साथ। कैसे? देखो, महिला अभी छोटी है, अभी छोटी है, लेकिन वो माँ की तरह बिहेव कर रही है, मदर की तरह। वो एक्ट कैसे कर रही है? मदर की तरह। चाहे उस जैसे जो महिला है, इसके जो पेरेंट्स हैं, अपने पेरेंट्स की ऐसे केयर कर रही है जैसे माँ अपने बच्चों की करती है। समझ गए? चाहे अपने उसके पेरेंट्स हों, या कोई पार्टनर हो, या कोई पीपल हो, कोई भी लोग हो उसके अपने, कोई भी उसका लाइफ पार्टनर हो, या फिर कोई भी लोग हो, जैसे मदर ट्रीट करती है अपने बच्चों को, मदर प्यार करती है अपने बच्चों को, माँ प्यार करती है, ऐसे ही ये केयर करती है, प्यार करती है अपने बच्चों को। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेंडी सिंड्रोम। वेंडी सिंड्रोम। तो इसमें बस इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्वेज कैनाल, अभी न्यूज़ में है। स्वेज कैनाल आप सब जानते होंगे, ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है। आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड। ये आदमी ने खोद के बनाई है, JCB वगैरह से खोद के बनाई थी। ये ऑलरेडी बनी हुई कैनाल नहीं थी। कैनाल का मतलब होता है नहर, नहर होता है। और स्वेज कैनाल है कहाँ पे, ये देख लेते हैं। ये है स्वेज कैनाल। आप ये वर्ल्ड मैप देखो पहले, ये वर्ल्ड मैप, अफ्रीका, अफ्रीका का मैप देख रहे हो आप। इधर ये अपना एशिया, ये सऊदी अरबिया और अफ्रीका के बीच में रेड सी है, और इधर मेडिटेरेनियन सी है। और ये वाला जो पार्ट है ना इजिप्ट से, इसे खोद के बनाई गई थी ये स्वेज कैनाल। स्वेज नहर कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1869 में। 1869 में बनाई गई थी। ये वाला पोर्शन देखो आप, ये इजिप्ट है, इजिप्ट का ही पार्ट है, इजिप्ट का ये हिस्सा ये काट के बनाई गई थी। अभी न्यूज़ में है ये। तो ये रेड सी को और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है, और ये एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करती है। इजिप्ट से होते हुए जाती है ये,
यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, हमने देख चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं इसे। ये यमन और ये अफ्रीका का पार्ट है जो ये वाला। यहाँ पे बब अल मंडब ये स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है जल संधि, जब कोई नैरो बॉडी वाटर बॉडी दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है। तो ये बल अब मंडब ये स्टेट है, रेड सी और एडन सी को कनेक्ट करती है। और ये स्वेज कैनाल ये आर्टिफिशियल कैनाल है, नहर है जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। तो बस इतना इसमें बताना। इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री है ये एक बार मैप पे देख लेना आप। ये जैसे सऊदी अरबिया है यहाँ रेड सी के पास, इजिप्ट सूडान है, तो ये देख सकते हो आप एक बार। तो इस सेपरेट करती है, हमने सब कुछ देख लिया। इसमें अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, ये सब कुछ लिखा है जो हमने पढ़ा अभी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ये एक कंट्री है, कंट्री का नाम है। अभी कैबिनेट, अपने इंडियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया एक एग्रीमेंट की, समझौता किया है इस कंट्री के साथ, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस के साथ। किस चीज़ का एग्रीमेंट किया है, समझौता? इस कंट्री और इंडिया के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनमें टैक्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन। जितनी भी सूचना है, असिस्टेंस है टैक्स के रिगार्डिंग एक दूसरे की कंट्री में, वो शेयर करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इस एग्रीमेंट के थ्रू। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस कंट्री के साथ इंडिया शेयर करेगा। ये कंट्री कहाँ है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। ये आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब कोई ऐसी कंट्री है, ये लैंड है और ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, उसे आइलैंड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वीप। ए लैंड विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। तो ये कहाँ पे है, ये आप पहले वर्ल्ड मैप देखो। ये अपना आप देख रहे हो, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है आपका साउथ अमेरिका। और यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हो, ये देखो, ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी के पास ये ग्रेनाडाइंस, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये इसमें नहीं दिखाई देंगे, हम बड़े मैप में देखेंगे उसमें। ये ग्रेनाडाइंस और विंसेंट, ये वाला पार्ट देखो आप, ये कैरेबियन सी, यहाँ पे सेंट विंसेंट ये वाला, और ये ग्रेनाडाइंस। ये छोटे छोटे आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, इनको मिला के बोलते हैं विंसेंट और ग्रेनाडाइंस। इस कंट्री के साथ अभी एग्रीमेंट किया है, किसने? इंडिया ने। तो ये आइलैंड कंट्री है, कहाँ पे? कैरेबियन सी के पास है। कैरेबियन सी कहाँ पे? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में है लोकेटेड। तो ये सब कुछ इसमें लिखा है जो हमने अभी पढ़ा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज डेल्टा प्लस, ए वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस विद K4179 म्यूटेशन। डेल्टा प्लस आपने देखा ही होगा, काफ़ी दिन से न्यूज़ में चल रहा है ये वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब होता है जब कोई वायरस है ना, ये वायरस है, मान लो कोरोना वायरस है, इसने अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को बदल लिया और बदल के इसका दूसरा भाई बन गया इसी के जैसा। लेकिन इसके जो आरएनए डीएनए बेस्ड जो भी वायरस था, कोरोना वायरस तो आरएनए बेस्ड वायरस आपको पता ही होगा, क्योंकि आरएनए है इसमें, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आरएनए में चेंज हो गया, मान लो इसका आरएनए ऐसा था, अब इसका आरएनए ऐसा हो गया, इसके अंदर जो आरएनए है। आरएनए डीएनए आप सब जानते होंगे। देखो सबकी बॉडी, चाहे कोई प्लांट हो, ट्री हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमंस हो, सबकी बॉडी सेल्स से बनी हो। सबसे छोटी यूनिट बॉडी की, शरीर की सेल है। सेल कुछ इस तरह की होती है, अगर देखेंगे, मतलब ये मान लो ये आदमी है, ये आदमी, मान लो आप हो, ये आप आदमी हो, इसको हम इतना जूम कर दें, कि इसकी सेल्स दिखाई देने लगेंगी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हम मान लो आप ऐसा लैब में, मान लो इसके ब्लड दिया, ब्लड में भी सेल्स हैं, तो वो सेल्स आ गई। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक, सबको पता है, और नाभिक के अंदर होते हैं क्रोमोजोम होते हैं, आप सबको पता होगा। ह्यूमंस में क्रोमोजोम के कितने पेयर होते हैं, पढ़ा होगा आपने बचपन में, 23 पेयर्स होते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम के अंदर होते हैं जीन, और जीन के अंदर होते हैं आपके डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए आरएनए सबसे छोटी यूनिट होती है। डीएनए को मिलाकर बोलते हैं जीन, जीन को मिलाकर बनते हैं क्रोमोजोम, और ये क्रोमोजोम होते हैं न्यूक्लियस में। ऐसी कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें सब में आरएनए डीएनए ये पाए जाते हैं। तो ये किसी में आरएनए, किसी में डीएनए बेस्ड ये वायरस होते हैं। तो ये वायरस, कोरोना वायरस की अभी हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर ऐसी तिल्ली सी बनी हुई है, माचिस की तिल्ली, इसी की वजह से ना इसको क्राउन सा बना हुआ, क्राउन जैसे क्या है, पहले राजा महाराजा होते थे ना, राजा महाराजा अपना मुकुट पहन लेते थे, ऐसे इनका मुकुट है, और मुकुट को बोलते हैं क्राउन लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज है उसमें क्राउन, और इसी से आया करोना, क्राउन से बना दी करोना। तो ये आरएनए बेस्ड वायरस है, इसने अपने आरएनए में चेंज कर लिया और बन गया नया वेरिएंट,
जो नया वेरिएंट बनाया ना, ये डेल्टा प्लस का नाम दिया। ये डेल्टा प्लस सबसे पहले इंडिया में देखा गया, तो इसलिए न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी दिन से, आपने देखा होगा। इसमें जो ये है, कोरोना वायरस ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, और म्यूटेशन का जो नाम दिया ना डेल्टा प्लस, या फिर आप कह सकते हो K4179 म्यूटेशन। ये म्यूटेशन इसलिए क्योंकि इसने आरएनए में चेंज किया, इस टाइप का, ये आरएनए का नया नाम दे दिया। और जो टोटल वायरस नया बन के आया वो है डेल्टा प्लस। तो ये फ़र्क जान गए आप, आरएनए में चेंज आया K4179, और आरएनए तो इस वायरस के अंदर है, और वायरस टोटल इसका बॉडी भी तो है भाई साहब, इस बॉडी सबको मिलाकर बोलेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्या है, इसके लिए अभी एडवाइजरी वगैरह कैटेगराइज किया है, इसको एडवाइजरी गाइडलाइंस वगैरह जारी की हैं, क्योंकि ये कैटेगराइज किया है जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब इससे परेशानी है, ये आगे जाके बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसे डिटेक्ट किया जाना चाहिए और जल्दी से ठीक किया जाना चाहिए। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब यही होता है। इसके एविडेंस तब देखते हैं, मान लो किसी वायरस की या बैक्टीरिया किसी की भी कोई ट्रांसमिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, मतलब एक आदमी से दूसरा आदमी में ट्रांसफ़र होने की ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी है, और उसके जो डिसीज़ है बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी हो सकती है उससे, और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है या डेथ भी हो सकती है उसकी, मतलब उसे हॉस्पिटल में दाखिल करना ही करना है अगर वो इस बीमारी से बीमार हो गया, और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे को बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ऐसे वायरस या बैक्टीरिया किसी को भी। इसमें क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बनती है हमारी बॉडी में, वो भी रिडक्शन हो जाता है, उनका भी घट जाती है हमारी बॉडी में। और वैक्सीन भी जो है, जो बनाई गई थी वायरस के लिए और इसने वेरिएंट कर लिया, तो इसके लिए वैक्सीन भी काम नहीं कर पाती है, बहुत ही कम काम कर पाती है। एंटीबॉडीज और एंटीजन आप समझते ही होंगे, बहुत बार हमने पढ़ा है ये, बहुत लेक्चर में, फिर भी हम रिवाइज करेंगे एक बार इन्हें। और इससे क्या होता है, जो भी वैक्सीन या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसमें सब फेल हो जाते हैं इस वेरिएंट के सामने, मतलब इसे ठीक ही नहीं कर पाते, ना वैक्सीन ना कोई ट्रीटमेंट इलाज, इसका बहुत ही कम इस पर इफेक्ट पड़ता है इस वेरिएंट पे जो नया बना है। और डिटेक्शन करने के जो भी डायग्नोस्टिक डिटेक्शन मतलब किट हैं, वो इसे डिटेक्ट करने में भी फेल हो जाती हैं। करने का मतलब होता है पता लगाना, जैसे वायरस का पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं ना, खून लेते हैं, आपका ब्लड लेते हैं, नाक से सैंपल लेते हैं या लार लेते हैं, तो ऐसे पता लगाते हैं, तो वो भी डिटेक्शन हो नहीं पाता अच्छे से इसका। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस में हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे आइडेंटिफाई किया और कैटेगराइज किया है कि ये क्या है, वायरस बहुत ज़्यादा इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा ये ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरे लोगों में, और ये जाके स्ट्रांगली हमारी जो लंग सेल हैं, हमारे फेफड़ों की जो सेल हैं, उनसे जाकर बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है ये वाला वायरस जो वेरिएंट है, और हमारी एंटीबॉडीज हैं उनको रिड्यूस कर देता है, और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं वो भी, उसका रिस्पॉन्स भी रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। अब समझो एंटीबॉडीज़ और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वैसे हम पढ़ चुके हैं स्पेशल लेक्चर में, साइंस एंड टेक के लेक्चर में जाके, साइंस एंड टेक की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखोगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का लेक्चर मिल जाएगा आपको, नहीं देखा तो देख सकते हो आप, मैं ब्रीफ में बताता हूँ आपको। देखो, जब भी हमारे बॉडी में बाहर से कोई सब्सटेंस आता है जो हमारी बॉडी नहीं जानती, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, कुछ भी है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ भी, तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन रिलीज करता है, प्रोटीन। जैसे मान लो कोरोना वायरस का एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, कोरोना का, ये कोरोना भाई साहब हैं, ये कोरोना वायरस है, और इसके ऊपर ये प्रोटीन लगे हुए हैं, इसके स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं इसे, और ये अंदर इसके आरएनए है, आरएनए बेस्ड वायरस है ये। तो ये कोरोना वायरस आया, जैसे ही आया इसने प्रोटीन रिलीज किया, जो प्रोटीन रिलीज किया उसका नाम है एंटीजन। जो प्रोटीन रिलीज करता है, बाहर से वायरस आया, उसे बोलते हैं एंटीजन, यानी कि बाहर से जो आया, हमारी बॉडी इस एंटीजन को पहचानती नहीं है, विदेशी है। इसके लिए हमारी जो वाइट ब्लड सेल होती हैं हमारी बॉडी में, ये जनरेट करती हैं एंटीबॉडी जनरेट करती हैं। एंटीबॉडी मतलब एंटीजन को मारने के लिए, इसे भगाने के लिए। ये कहेंगी भाई साहब हमारे एरिया में तुम क्यों घूम रहे हो, ये तो हमारा एरिया, तुम जाओ यहाँ से। जैसे ऐसे मान लो किसी गली में कुत्ते रहते हैं और दूसरा कुत्ता आ जाए, उसे कुत्ते भगा देते हैं ना, ऐसे ही मान लो ये एंटीबॉडी क्या करती है, बाहर से कुत्ते आ गए और इससे कहेंगे भाई साहब भागो यहाँ से, हमारा एरिया है, तो ये इसे भगा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बाहर वाले कुत्ते बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और ये इनसे जो गली के कुत्ते होते हैं, तो ये फिर कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ भौंकते रह जाते हैं। तो इसी ऐसा ही कुछ ऐसा है कोरोना वायरस के केस में, ये एंटीजन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और ये एंटीबॉडी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही इसका। तो अब क्या करते हैं फिर बाहर से ना, जब ये एंटीबॉडी, जब हमारे बॉडी की एंटीबॉडी कैपेबल नहीं है, हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है एंटीबॉडी क्रिएट करने के लिए, इतनी ताकतवर एंटीबॉडी बनाए कि बाहर के एंटीजन को मार दे,
उस टाइम पे हम बाहर से आर्टिफिशियल एंटीबॉडी देते हैं किसी दवाई के जरिए। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड। हम एंटीबॉडी डालेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे या फिर गोली देंगे, टैबलेट देंगे, तो उसके जरिए ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो सके, एंटीबॉडी। तो जब हम अपने बाहर से बॉडी को एंटीबॉडी जनरेट करने के लिए ताकत देते हैं, उसे ही बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, आर्टिफिशियली। और डिटेल में आपको जानना है तो इस लेक्चर को देखना, आप साइंस एंड टेक के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से समझ आएगा, नहीं देखा है तो ज़रूर देखना उसको। तो ये वेरिएंट है वायरस का, इमर्ज कैसे होता है, जो अभी बात कर रहे हैं हम डेल्टा वेरिएंट की, डेल्टा प्लस वेरिएंट की, कैसे इमर्ज होता है। इमर्ज का मतलब होता है कैसे जनरेट, पैदा कैसे होता है, कैसे डेवलप होता है। ये जो वेरिएंट है वायरस का, इस क्या होता है, वायरस में मुटेशन होता है। मुटेशन का मतलब है चेंज, बदलाव, वायरस में चेंज होता है। और ये पहले अपने जो पहले जो इसका रूप था, पहले मान लो ये रूप था इसका, और इसमें आरएनए ये ऐसा था, तो ये आरएनए चेंज हो गया, इसी की वजह से नया वेरिएंट बन गया। तो इसका क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ह्यूमंस अफेक्ट हो जाते हैं ना, ये वायरस जैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर चुका है, तो अब इसको ख्याल आता है भाई साहब मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, अब ये सब लोग मेरे बारे में जान गए, तो अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये समझ लो ये शक्तिमान है, हो जाएगा, ये शक्तिमान से गंगाधर बन जाएगा, ऐसे मान लो आप। तो इसने अपने आप को चेंज कर लिया, और ये सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जीने के लिए, ताकि दुश्मन इसे नुकसान ना पहुंचा सके, और इसका दुश्मन है बॉडी की एंटीबॉडी इस वायरस का, तो अपने आप को चेंज कर लेता है। क्योंकि इस पे जो पहले दवाई बनाई गई थी, ये दवाई तो इस वाले वायरस के लिए बनाई गई थी, इस वेरिएंट के लिए, लेकिन इसने तो कोरोना वायरस ने चेंज कर लिया, कुछ ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, इसका आरएनए चेंज ही हो गया, नया वेरिएंट बन गया। तो अब इस पे वायरस पे ये दवाई भी काम नहीं कर पाती है, बहुत ही कम काम कर पाती है, और वैक्सीन भी काम नहीं कर पाती है। तो ये जो वायरल आरएनए है, वायरस का जो आरएनए है, उसमें एरर हो जाती है, एरर का मतलब चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। ये आप इससे समझ सकते हो इस डायग्राम से। ये देखो पहले पेरेंट जो वायरस था ऐसा था कुछ, और इसका आरएनए देख रहे हो ऐसा है। अब इसका आरएनए चेंज होकर देखो ऐसा हो गया, ये देख रहे हो आप, बीच बीच में बिंदी बिंदी सी आ गई, डॉट डॉट से, और तो ये चेंज होकर ऐसा हो गया, डॉट डॉट से आ गए इसमें बीच में, तो ये चेंज हो गया, मतलब आरएनए में चेंज हुआ, मतलब मुटेशन हो गया, आरएनए में चेंज मतलब मुटेशन, चेंज हो गया। और नया जो ये बन के आया वायरस, इसको बोल देंगे वेरिएंट, या फिर और चेंज कर लेगा तो न्यू वेरिएंट और बन जाएगा, ऐसे चेंज होता रहता है ये। तो म्यूटेशन क्या हो गया, हमने समझ लिया ऊपर ही, चेंज वायरस में जो जेनेटिक सीक्वेंस है, और जेनेटिक सीक्वेंस क्या है, आरएनए या डीएनए। कुछ वायरस ऐसे होते हैं डीएनए बेस्ड भी होते हैं, डीएनए होता है उसमें आरएनए, जैसे कोरोना में आयरन है, तो इसका आरएनए में चेंज हो गया, वो यह म्यूटेशन। ये जो है सारस कोव 2 वायरस, जो कोविड-19 का वायरस है, कोरोना वायरस, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड बेस्ड वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस, इसने अपने सीक्वेंस में चेंज कर लिया, तो इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। और जो नया वेरिएंट, जो नया बन के आया वायरस, उसी को बोलेंगे वेरिएंट। तो ये सब कुछ है। और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों है, कितने मतलब कितने वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अब तक कितने ऐसे वायरस ने चेंज किया कोरोना वायरस ने। देखो 3-4 वायरस देखे गए ऐसे। पहला देखा गया है ये यूके में देखा गया है पहले टाइम, B.1.1.7, इसे बोलते हैं अल्फ़ा। ये पहली बार यूके में देखा गया है, यूनाइटेड किंगडम में। बीटा नाम का B.1.351 नाम का ये जो वायरस है साउथ अफ्रीका में देखा गया पहली बार। और एप्सिलन ये पहली बार देखा गया यूएसए में, B.1.427। देखो ये B.11 ये ऐसा कुछ याद में ना रहे तो बस अल्फ़ा बीटा और एपिलसन ये नाम याद रख लो। अल्फ़ा यूके में, बीटा साउथ अफ्रीका में, और एपिलसन देखा गया पहली बार यूएसए में। और जो इंडिया में देखा गया ये B.1.617.2, ये इसका नाम दिया डेल्टा वेरिएंट। ये आइडेंटिफाई किया डब्ल्यू ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया में ये सबसे पहले फाउंड किया गया था, और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया। तो कैसे कंट्रोल करते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न को, ये नया जो वायरस बन गया इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, ऐसे ही करेंगे जैसे पहले कोरोना वायरस को करते हैं, टेस्टिंग करेंगे भाई साहब, रिसर्च करेंगे इस पर, ताकि इसकी जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सके, ट्रीटमेंट किया जा सके इसके अगेंस्ट। और इसे कैटेगराइज कर देंगे, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं वेरिएंट की, वो देखेंगे, इसे रिसर्च करेंगे इन पे। और नए डायग्नोस्टिक सिस्टम, डायग्नोस्टिक का मतलब है नई जांच करने के लिए, पता लगाने के लिए कि वायरस कैसे है या नहीं है बॉडी में, नए डायग्नोस्टिक सिस्टम डेवलप करेंगे। तो वैक्सीन जो बनी है उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए दवाई वगैरह डेवलप करेंगे, इसी तरह इसको ठीक किया जा सकता है। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन। देखो ये एक क्या है, सेंटर है जो अपने इंडिया का सेंटर है। इंडिया में कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे, गुरुग्राम में। गुरुग्राम का नाम तो सुना ही होगा, पहले गुड़गांव था इसका नाम, गुरुग्राम का।
ये दिल्ली के पास ही लगता है, गुरुग्राम का बॉर्डर, हरियाणा के और दिल्ली के बॉर्डर पे गुरुग्राम। तो यहाँ पे ये सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर है, ये समझ लो इसका मुख्यालय। अभी क्या है, इससे पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट किया है, किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने इससे एग्रीमेंट किया है, लियाइजन किया है, मतलब एक लियाइजन ऑफिसर अपॉइंट किया है यूनाइटेड किंगडम ने इस इन्फो IFCOI में, मतलब इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन है ये। इसमें अपना एक लियाइजन ऑफिसर अपॉइंट किया है। लियाइजन का मतलब होता है निकट संपर्क या क्लोज रिलेशन, क्लोज कॉन्टैक्ट या कोऑपरेशन। एक तरह से ऐसा ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया है जो यूनाइटेड किंगडम और इंडियन ओशन रीजन की जितनी जानकारी है कोई भी इंडियन ओशन में, वो सब यूनाइटेड किंगडम में शेयर की जाएगी। ये सब जानकारी शेयर की जाएगी, मैरी टाइम इन्फॉर्मेशन। मैरी टाइम का मतलब है ओशन में जितने भी इन्फॉर्मेशन है इंडियन ओशन के रिगार्डिंग। ये देखो इंडियन ओशन, इसमें जो इंडियन ओशन में क्या है, इंडियन ओशन के आसपास जो भी ये कंट्री बॉर्डर लगाती हैं, ये जो हमारा सेंटर है इनको सबको सूचना देता है सेंटर। और यहाँ पे क्या है, मेडागास्कर है, और यहाँ पे मॉरिशस, यहाँ सिसली वगैरह ये कंट्री है ना छोटी छोटी, और आसपास में जो भी इंडियन ओशन के पास रीजन, मतलब इंडियन ओशन के पास जो भी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं, इन्हें इन्फॉर्मेशन देती है किस चीज़ की। मान लो सुनामी आने वाली है, फ्लड आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, या कोई भी अर्थक्वेक, वोल्केनो, किसी के इन्वायरमेंट के, मौसम के, वेदर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ये। तो अभी ऐसा पहला यूके पहली बार नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्री इससे कांटेक्ट कर चुकी हैं। हमारा जो इंडिया का सेंटर है, ये इंडियन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन का, ये सेटअप किया गया था 2018 में। किस लिए किया गया था? इसलिए किया गया था कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं मैरी टाइम इन्फॉर्मेशन दे सकें उन्हें इंडियन ओशन रीजन में। इसमें प्रेजेंटली 21 पार्टनर कंट्री हैं और 22 मल्टी नेशनल एजेंसी हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका हेडक्वार्टर हमने देख लिया कहाँ पे, गुरुग्राम इंडिया में है। इसके फंक्शन क्या है, रोल और फंक्शन, जो लियाइजन ऑफिसर अपॉइंट किया है ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, बस इसमें यही है। जो मैरी टाइम डोमेन में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना इसमें। और ये इंटरनेशनल लियाइजन ऑफिसर है जो ऐसे 13 कंट्रीज से इन्वाइट किए गए हैं, किए जा चुके हैं। और जो इंटरनेशनल लियाइजन ऑफिसर हैं और भी कंट्री से यहाँ आ चुके हैं। ये इंडियन फ्यूजन सेंटर है जो ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जापान, USA, UK, और ये 5th कंट्री है UK जो इसमें कर चुके हैं। समझ गए? तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है? भूटान का प्रोग्राम है ये, भूटान का सेंटर है ये, जिसका नाम है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। तो इसमें क्या प्रोग्राम है, क्या किस लिए लॉन्च किया है? ये इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है इसने और लॉन्च किया है। ये क्या करेगा, टैक्स की जितनी भी जानकारी है, टैक्स ऑडिट करना, उसकी जानकारी वगैरह शेयर करेंगे इसमें। ये प्रोग्राम ऐसा माना जा रहा है 24 मंथ ड्यूरेशन होगी इस प्रोग्राम की, मतलब 2 साल के लिए प्रोग्राम चलेगा। इसका इसका जो प्रोग्राम का जो फोकस है यही है कि जो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग का जो एरिया है उसमें पार्टनरशिप करना है। एक तरह से जो टैक्स को ऑडिट कैसे करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे इसमें। बेनिफिट क्या, फ़ायदे क्या हैं इसके? देखो ये इंडिया ने कोलैबोरेशन की है UNDP और इस प्रोग्राम के साथ TIWB के सेक्रेटेरिएट के साथ। जो ये प्रोग्राम है भूटान का, UNDP आप सब जानते हो क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है ये। तो ये इसका टारगेट ये है कि भूटान को सहायता प्रोवाइड करनी है। एड का मतलब है हेल्प, असिस्टेंस, सहायता प्रोवाइड करेंगे इसमें, ताकि जो उसका भूटान का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। मतलब उसके जो टैक्स ऑफिसर हैं, टैक्स ऑडिटर हैं जो ऑडिट करते हैं टैक्स की, उनको टेक्निकल नो हाउ, मतलब टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफ़र की जा सके उनके बीच में, बेस्ट ऑडिट प्रैक्टिसेस ट्रांसफ़र की जा सकें, शेयर की जा सकें। ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है टू एग्जामिन द ऑडिट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टू एग्जामिन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब पैसे का जितना भी लेन देन होता है ना, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कितना टैक्स दिया, कितना देना है, कितना जाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को पता लगाना, वही उसे ही बोलते हैं ऑडिट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑडिट की हैं उन्हें शेयर करना भूटान के साथ, ये सब कुछ इसमें किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। देखो ये TIWB प्रोग्राम है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है UNDP का और OECD का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके बीच में ये जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि सारी जो टैक्स ऑडिट की जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करना, और जो ऑफिसर हैं टैक्स का ऑडिट का
और जो टैक्स ऑडिट करते हैं वो ऑफिसर हैं, उनको स्किल प्रोवाइड करना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, उन्हें कैपेबल बनाना स्किल प्रोवाइड करके। तो ये सब कुछ का प्रोग्राम का लक्ष्य है, टारगेट है। इसका यही फोकस रहता है इस प्रोग्राम का कि जितनी भी सहायता की जा सके, चाहे एक्सपर्ट भेजने पड़ें, ताकि जो ऑडिट सिस्टम है वहाँ का, भूटान का, उसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके और ऑडिट की स्किल्स प्रोवाइड किए जा सकें, ताकि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है जो उसको डेवलप किया जा सके। तो मेन चीज़ बस इतना याद रखना है, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है ये भूटान का जो प्रोग्राम है, जिसने इंडिया ने पार्टनरशिप की है इसमें। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है CCI प्रोब्स गूगल फॉर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। CCI क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी बोला है जो गूगल, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, इसने ऑर्डर दिया है कि ये प्रोब करेगा। प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना, इंस्पेक्शन करना गूगल के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? गूगल के अगेंस्ट। गूगल जो कंपनी है, जो आप google.com वगैरह साइट खोलते हो, इसके अगेंस्ट ऐसा आरोप लगे गूगल पे, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है। जैसे जो स्मार्ट टीवी वगैरह होते हैं ना, स्मार्ट टीवी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये डोमिनेट कर रहा है गूगल ये ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट को। कैसे डोमिनेट कर रहा है? जैसे आप फ़ोन खरीदते हो, तो आपको पता होगा जब फ़ोन खरीदा तो गूगल पहले से इंस्टॉल होकर आता है इसमें आपके फ़ोन में, चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन खरीद लो। गूगल की बहुत सारी ऐसी ऐप हैं, एप्लीकेशन जो ऑलरेडी पहले से इनबिल्ट इंस्टॉल होके आएंगी आपके फ़ोन में। ऐसे जो स्मार्ट टीवी चल रहे हैं ना, स्मार्ट टीवी, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऐसी एप्लीकेशन वगैरह, ये बहुत ज़्यादा गूगल की पहले से इंस्टॉल होके आ रही हैं टेलीविज़न में। तो अब एक बात बताओ आप, जब पहले से गूगल कंपनी की एप्लीकेशन यूज होके आ रही हैं, उसमें इंस्टॉल होके आ रही हैं, तो जो यूजर है जिसने टेलीविज़न खरीदा है, तो वो तो वही ऐप को यूज करेगा। मान लो उसे टीवी में, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, व्हाट्सअप चलाना है, व्हाट्सअप की पहले ही आ गई, या फिर गूगल की कोई ऐप मान लो आप, जैसे गूगल की बहुत सारी ऐप हैं, गूगल प्ले स्टोर, या फिर गूगल, आप ये गूगल, अब तो गूगल पे आ गया, या फिर और बहुत सारी ऐप हैं इसकी। तो ये जो अगर यूज करेंगे तो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ऑलरेडी हैं, उन्हीं को यूज करें। तो एक तरह से एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया ये। कैसे? कि जो दूसरे वाले जो प्लेयर हैं, दूसरी कंपनी है, जो उनके जैसे पेटीएम हो गया, पेमेंट सिस्टम का ही एग्जांपल ले लो, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, जो ये दूसरी कंपनी है, ये तो इनके तो एप्लीकेशन वो बहुत ही कम चांसेस रहेंगे उन्हें इंस्टॉल करने के, क्योंकि वो अगर चाहेगा तो ही इंस्टॉल करेगा। लेकिन ऑलरेडी गूगल तो इंस्टॉल करके दे रहा है, स्मार्ट टीवी जितने जैसे बन रहे हैं वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डोमिनेट कर रहा है। तो एक तरह से कंपटीशन कहाँ रहा? ये तो भाई साहब क्या रहा, ये तो मार्केट से बाहर ही हो गए। होगा क्या एक टाइम पे, जब गूगल ज़्यादा कमाता रहेगा और बाकी सारी कंपनी लॉस में चली जाएंगी, वो सारी कंपनी तो बंद हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगी तो गूगल क्या करेगा? मन मर्जी के दाम वसूलेगा, फ़ाइन लगाएगा, कुछ लगाएगा, ट्रांजेक्शन चार्ज लगाएगा किसी पे, मान लो ऐप यूज़ करना कुछ भी। तो इससे क्या है, एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस बढ़ती हैं, कॉम्पिटिशन नहीं रहता, मुकाबला नहीं रहता। जैसे आप ये मान सकते हो, अगर मान लो जो आप नेटवर्क यूज़ करते हो, जैसे वोडाफोन आइडिया अब तो एक बन गए हैं, VI, या फिर आप जियो का यूज़ करते हो या एयरटेल का यूज़ करते हो, मान लो एक ही कंपनी रह जाए मार्केट में, एक ही कंपनी रह जाए, जियो रह जाए या वी रह जाए या एयरटेल, तो वो क्या करेगी फिर? तो अपनी मनमर्जी से जितने दाम रखेगी वो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बात तो करनी है, फ़ोन तो चलाना है, कोई भी नेटवर्क यूज़ करना है। अगर मान लो जियो ही सिर्फ रहेगा तो ये अपने मनमर्जी के दाम वसूलेगा। तो फिर क्या होगा? एंटी कंपटीशन हो जाएगा एक तरह से। आप जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने के लिए और कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स होने ज़रूरी हैं। एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारी कंपनी होना ज़रूरी है, जिससे कंपटीशन बढ़े, ग्राहक को भी, कंज्यूमर को भी ज़्यादा वैरायटी मिले, चॉइस मिले, अपनी चॉइस से वो माल खरीद सके। तो यही गूगल पे अभी आरोप लगे हैं, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहा है। जो स्मार्ट टेलीविज़न है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल पहले से पहले करके दे रहा है, तो ये मार्केट में ये डोमिनेट कर रहा है। तो यही इशू है, जो इशू हमने अभी ये डिस्कस किया। जो कंपटीशन एक्ट है ना, कंपटीशन एक्ट, ये कंपटीशन एक्ट है 2002 का, इसके सेक्शन 4 क्लाउज 2 सब क्लाउज ए में लिखा हुआ है, ये जो प्रैक्टिसेज हैं ऐसी, वो कॉन्ट्रावेंशन कर रही हैं इस सेक्शन से। ये सारी प्रैक्टिस जो ऐसी होती हैं, जो अभी गूगल कर रहा है, ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस होती हैं। तो सेक्शन 4 जो एक्ट है इसका, कंपटीशन कमीशन एक्ट का,
ये यही कहता है कि ये डोमिनेंट पोजीशन है किसी भी कंपनी की और दूसरी कंपनियों को रोकेगी उन्हें बिजनेस करने के लिए। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक एक्ट के थ्रू ही बनाया गया था, जो 2002 में एक्ट बना और इसे बनाया था 2009 में। इस एक्ट के थ्रू एक्ट बनाया था 2002 में और 2009 में इस बॉडी को बनाया था, कमीशन को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, एक्ट के थ्रू बनाया है। और इसके जितने भी चेयरमैन मेंबर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नियुक्ति करती है। इसके फंक्शन क्या होते हैं कमीशन के? फंक्शन ये होते हैं इसके कि कमीशन की ड्यूटी होती है जितनी भी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं इनको ख़त्म करना, रिड्यूस करना, एलिमिनेट करना। जितने भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं कंपटीशन पे, एडवर्स इफेक्ट का मतलब है विपरीत प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव जितने भी है कंपटीशन में, तो इनको रिड्यूस करना, ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना। और कंपटीशन को प्रमोट करना, सस्टेन करना और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना मार्केट में, कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम रहे ट्रेड की, व्यापार की। ये सब इसके काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। कमीशन क्या है? ये ओपिनियन लेता है कंपटीशन इशू के रिगार्डिंग, मान लो मार्केट से या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, ताकि मार्केट में कंपटीशन कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो कंपटीशन जितने भी इशू हैं उसके बारे में ये मार्केट में लोगों को, पब्लिक को अवेयर भी करता है और ट्रेनिंग भी देता है, ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करता है और जागरूकता भी फैलाता है ये मार्केट में। ये कंपटीशन एक्ट है जो, ये क्या था, इससे पहले एक एक्ट बना हुआ था 1969 का, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये भी क्या है, मोनोपोलीज को रोकता था। मोनोपोलीज का क्या मतलब होता है? एक अधिकार, कि मोनोपोलीज एक कंपनी का, एक ही कंपनी होना हो तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, एक अधिकार हो जाएगा, वही सारे प्रोडक्ट बनाएगी, वो अपने मनचाहे दाम पे बेचेगी, एक कंपनी। तो एक कंपनी ना रहे तो ज़्यादा कंपनी बने, तो इसलिए ये एक्ट बनाया था मोनोपोलीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। लेकिन इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया था कंपटीशन कमीशन एक्ट ने, कमीशन एक्ट 2002 का जो एक्ट बना था। अब ये एक्ट रिपील कर दिया, रिपील का मतलब रिमूव, खत्म कर दिया, और ये एक्ट अब काम करता है। ये एक्ट बनाया था राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे, राघवन कमेटी बैठी थी, उसने सिफारिश की थी, सलाह दी थी, उसकी सलाह पे ये बनाया था 2002 में। ये एक्ट बनाया था 2002 में, इसमें एक अमेंडमेंट और किया गया 2007 में, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007, और जो जितने भी एंटी कॉम्पिटिटिव और एग्रीमेंट वगैरह थे उनको सबको प्रोहिबिट किया, इसने रोका। और जितने मामले होते हैं ना मर्जर और एक्विजिशन के, मतलब कोई कंपनी, मान लो दो कंपनी एक मिलना चाहती हैं, ये दो कंपनी एक साथ मिलना चाहती हैं, दो कंपनी अलग होना चाहती हैं, कंपनी अलग होना चाहती है, डिवाइड होना चाहती है, या तीन चार कंपनी मिलना चाहती हैं, एक बड़ी कंपनी बनाना चाहती हैं, तो ये सब पहले परमिशन किससे लेती हैं? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से, इसी से लेते हैं, ताकि मार्केट में कंपटीशन रहे, एक ही कंपनी डोमिनेट ना करे। ये सब देखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दी गई है कि मर्जर एक्विजिशन होने से पहले ये सब कुछ देखभाली करें। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब आर्टिकल है, ये आप नोट करके रखना। और देखो जितने भी आप अभी क्या है, जितने भी टॉपिक होते हैं ना, आप वन लाइन में अपने खुद के नोट्स बनाओ। देखो पीडीएफ यार मैं अभी बना नहीं सकता, पीडीएफ किसी बच्चे ने मांगी थी, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर ऐसे है नहीं, मैंने ट्राई भी किया था, पीडीएफ बन नहीं पाती है। तो आप पीडीएफ की चिंता मत करो, जब भी होगा मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे चैनल बना के। लेकिन आप अभी तक क्या है कि अपने खुद के नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप खुद के नोट्स बनाओगे, देखो लिखते हुए आपको याद भी जल्दी से रहेगा, और फिर उसी खुद के नोट्स रिवाइज करने में आसानी होती है। हमारा खुद का लिखा हुआ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, तो आप खुद के नोट्स बनाया करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसके सारे पॉइंट नोट करना इस आर्टिकल के, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लाइमेट क्राइसिस टू हिट सूनर देन फियर्ड, ये एक रिपोर्ट जारी की है, ड्राफ्ट जारी किया है यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन के एक एडवाइज़र हैं, सलाहकार, क्लाइमेट साइंस एडवाइज़र, इन्होंने ड्राफ्ट रिलीज किया है रिपोर्ट का। अभी जो जो जीनवन रिपोर्ट है वो आना बाकी है, ऑफिशियली जो रिपोर्ट है वो आना बाकी है अभी। रिपोर्ट हैज़ नॉट येट बीन ऑफिशियली रिलीज, मतलब ऑफिशियली रिलीज नहीं किया, बस ड्राफ्ट रिसेंटली रिलीज किया यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट साइंस एडवाइज़र ने। ड्राफ्ट का मतलब ऐसा समझ लो, आप नोट्स बनाते हो, जैसे एक रफ कॉपी होगी आपकी और एक साफ कॉपी होगी, तो रफ कॉपी वाले नोट्स इसने जारी किए हैं अभी, रफ नोट्स, ये मान लो ड्राफ्ट। अभी जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वो अभी जारी नहीं किया है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आएगा तब भी देखेंगे हम इसे। तो अभी आप ये नोट करना क्या क्या इस रिपोर्ट में बोला है। इस रिपोर्ट की हाईलाइट ये हैं, इसने कहा है जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण जो बदलाव हो रहा है, वो क्या है, पूरी अर्थ के पे जो लाइफ है उसको रीसेप कर देगा, बदल के रख देगा। वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लानेट पे वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो पूरी लाइफ को, अर्थ पे जीवन को बदल के रख देगा। क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे इससे, कहाँ कहाँ पे प्रभाव डालेगा। जितने भी स्पीसीज हैं, बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट का मतलब लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
डिसीज वगैरह बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाएंगी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो। ग्लोबल वार्मिंग की ये कारण बताए जा रहे हैं। देखो इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस बढ़ती है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग आपको सबको पता है, बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द अर्थ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर इन द अर्थ एटमोसफेयर, मतलब अर्थ का जो वातावरण है पृथ्वी का, उसमें धीरे धीरे उसका टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सारे नुकसान होंगे, ये प्रभाव पड़ेंगे। कुछ जो जंगली जानवर स्पीसीज हैं वो लुप्त हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां फैल जाएंगी, और हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उष्मा, और इकोसिस्टम बहुत सारे कोलैप्स हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाएंगे। सी में क्या है, सी राइज हो जाएगा, बहुत सारी सी ऐसी हैं जो कोस्टल एरियाज़ के पास है, वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाएगा, अब उन पे नुकसान होगा। तो 2050 तक ये सारे जो डिवास्टेटिंग इफेक्ट हैं ये देखने को मिलेंगे। डिवास्टेटिंग का मतलब है डिस्ट्रॉय करने वाले, बर्बाद करने वाले। कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है, परेशानी तो है भाई साहब, परेशानी क्यों नहीं होंगी। डेंजरस थ्रेशोल्ड आर क्लोजर देन वंस थॉट, ऐसे खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे जो हमने सोचे थे ना कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान होने वाला है। 21वीं शताब्दी जब ख़त्म होगी, जब ये 2099 आएगा, तब तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे, ये इस रिपोर्ट में बोला है कि अगले ही कुछ डिकेड्स में, डिकेड का मतलब होगा 10 साल, अगले ही कुछ डिकेड्स में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कार्बन पॉल्यूशन की वजह से जो अनअवॉइडेबल होंगे। अनअवॉइडेबल का मतलब है जिन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिन्हें रोका नहीं जा सकता, ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे, जैसे फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब ऐसा है, कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मतलब कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग 2050 तक भूख से मर जाएंगे। हंगर, भूखमरी देखने को मिलेगी। 130 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करेंगे पॉवर्टी, गरीब हो जाएंगे, और इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, असमानता लोगों में बढ़ जाएगी। ये सब पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं। 2050 में क्या होगा, 2050 में जो कोस्टल सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेट क्राइसिस देखने को मिलेगा। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल रिस्क पे हैं फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग को नुकसान होगा, स्टॉर्म सर्ज की वजह से, यहाँ पे सी लेवल राइज की वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, वाटर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है लैक, कमी, डर्थ, डेफिशिएंसी। स्कार्सिटी, वाटर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। लगभग 350 मिलियन से ज़्यादा लोग, 350 मिलियन से ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलेगी, झेलने को मिलेगी। मतलब पानी की कमी हो जाएगी, सीवियर ड्रॉट हो जाएगी। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, तो 350 मिलियन से ज़्यादा लोग पानी की वजह से प्रभावित होंगे। लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो 410 मिलियन से लोग, मतलब 410 मिलियन से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। उन्हें पानी की कमी देखने को मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा उन्हें पीने के लिए भी। ये जो एक बोर्ड है, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल का, इसका बोर्ड है साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने अनाउंस किया था सितंबर 2013 में कि साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड सेटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ये तब सेटअप किया था, मीटिंग चल रही थी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम की। हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बैठता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मीटिंग की थी इसने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मीटिंग की थी हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ने। तो ये भी याद रखना, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऐसे डेवलपमेंट करना मतलब जो हमारी प्रेजेंट नीड है वो भी कंप्लीट हो जाए, और जो फ्यूचर नीड है, बच्चे जो हमारे आएंगे, बच्चों को बच्चे आएंगे, उनकी नीड भी कंप्रोमाइज़ ना हो। मतलब जो रिसोर्सेज है हम इतना यूज करें जितनी ज़रूरत है, एक्सप्लॉइट ना करें, शोषण ना करें रिसोर्सेज का। जैसे मान लो पेट्रोल की आपको ज़रूरत है 1 लीटर की, और आप यूज कर रहे हो 2 लीटर। मान लो आपको यहाँ से मान लो 100 मीटर जाना है, तब भी आप बाइक यूज़ कर रहे हो, गाड़ी यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा ना करें। पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी फ्यूचर जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसके भी लिए भी रिसोर्सेज जो संसाधन है वो छोड़ें। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है, अगर आप मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें तो पर इन्वायरमेंट पे कोई प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, ऐसा डेवलपमेंट करें। ये सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आते हैं सारे कार्य। तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम बैठा था 2013 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, तभी ये साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड को लॉन्च किया था, बनाया था। इसमें कौन कौन होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, इसमें साइंटिस्ट वगैरह बहुत सारी कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं, वैज्ञानिक, नेचुरल फील्ड से, सोशल ह्यूमन साइंस वगैरह के फील्ड से
इसमें साइंटिस्ट आते हैं, रिनाउंड साइंटिस्ट। राउंड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध साइंटिस्ट आते हैं इसमें साइंटिफिक बोर्ड में, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड में। ये बोर्ड का जो सेंट्रल फंक्शन है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रमोट करना और एडवाइस देना कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है, ये सब कुछ एडवाइस देना होता है इसमें, यही काम है इसका। तो यही टॉपिक थे आज के। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है फेमसली नॉन केदारनाथ सिंह केस, 1962 का केस है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंध रखता है। केदारनाथ सिंह का केस सुप्रीम कोर्ट का केस है जिसमें 1962 में कुछ वर्डिक्ट दिया था, फैसला किससे रिलेटेड है ये बताना आपको। फर्स्ट है LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड है क्या, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्क प्लेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, या सेडिशन लॉ से। इसका सही आंसर है डी, सेडिशन लॉ। सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, विद्रोह का कानून है जो सेडिशन लॉ, उससे रिलेटेड है ये केदारनाथ सिंह का केस। बहुत बार न्यूज़ में रहा है, पूरे साल न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट आपको ये बताना, ई कोर्ट प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया था। ई कोर्ट प्रोजेक्ट मतलब ये है जितने भी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है ना वो ऑनलाइन टीवी पे दिखाना या इंटरनेट पे दिखाना, जितने भी जो केसेस वगैरह चलते हैं, ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट कौन सी ये बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ई कोर्ट प्रोजेक्ट है जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट ये इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसी का पार्ट है ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट। इसकी जो मॉनिटरिंग और फंड जो प्रोवाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगा ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जितना भी मनी इसमें लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या ये सही है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों सही या दोनों गलत। देखो पहला बिल्कुल सही है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसी के अंतर्गत ये प्लान है जो प्रोजेक्ट है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है। आप ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा आएगा कहाँ से, ये कोई फैक्ट्री चलाता है क्या, या कोई बिजनेस करता है क्या, ये फिर पैसा देगा कहाँ से फंड देगा ये क्यों देगा फंड, ये तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो सोच के। तो आप ए करेक्ट आंसर है इसका, ये पैसा नहीं देगा, पैसा देगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मंत्रालय पैसा देगा, जस्टिस एंड लॉ वाला मंत्रालय। नेक्स्ट है अपना, इसमें भी आपको करेक्ट बताना। पहला कह रहा है कि असम में तीसरे नंबर पे आ गए नेशनल पार्क में, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अंडमान निकोबार में, और असम में थर्ड मोस्ट नंबर हो गए नेशनल पार्क के। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क है जो असम में, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी हैं। जो दीहिंग पटकाई नेशनल पार्क है ये एलिफेंट हैबिटेट के लिए जाना जाता है, इसमें मेजर एलिफेंट हैबिटेट के लिए जाना जाता है, मतलब ज़्यादातर एलिफेंट रहते हैं इसमें दीहिंग पटकाई नेशनल पार्क में। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है, 1 2 1 3 2 3 या फिर 3 ओनली। यहाँ पे देखो 3 ओनली की जगह लिख लो आप 1 2 3। अब ये 1 2 3 लिखवाया तो इसका मतलब समझ जाओ आप, यही आंसर है डी आंसर, सारे के सारे सही हैं। क्योंकि अभी देखो एक और नेशनल पार्क इसमें असम में डिक्लेयर किया था, वो हमने पढ़ा भी था अपने लेक्चर में, स्पेशल लेक्चर में, इन्वायरमेंट के प्ले लिस्ट में होगा। असम थर्ड मोस्ट पे आ गया, सबसे ज़्यादा 12 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, अंडमान में हैं 9, और उसके बाद असम में आते हैं। काजीरंगा मानस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और दीहिंग पटकाई नेशनल पार्क में एलिफेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, ये बताना है कोर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी ये कंपनी इंडस्ट्रीज हैं, जो कौन कौन सी आती हैं कोर इंडस्ट्रीज में। कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है 8 इंडस्ट्रीज हैं कोर इंडस्ट्रीज, तो इनमें कौन कौन सी आती हैं ये बताना है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स। आपके ऑप्शन है 1 2 4 1 2 3 4 1 3 4 5 2 3 4 5 या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। सारे के सारे आते हैं, ऐसे 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। देखो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा कोर इंडस्ट्रीज से, ये भी पूछा सबसे ज़्यादा जो कोर इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है इंडस्ट्रीज़ में, जो एक इंडेक्स जारी होती है इंडेक्स, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है। तो आप क्या करोगे, कोर इंडस्ट्रीज़ करके गूगल पे डालोगे, और ये 5 के अलावा 3 कौन सी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो बाकी की 3 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है ये आप गूगल पे सर्च करके मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आपको बताना, बेड बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट कौन सी है ये बताना आपको। पहली स्टेटमेंट बोल रही है जो बेड बैंक होते हैं ये सेटअप किए जाते हैं ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है, या बेड असेट्स भी बोलते हैं इसको, जो ऐसे लोन होते हैं बेड असेट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो मान लो किसी आदमी ने बैंक से ले लिए लेकिन बैंक को लौटा नहीं पा रहा है, तो वो बेड असेट्स या नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाती है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए बेड बैंक सेटअप किए जाते हैं क्या। और ये बेड बैंक लैंडिंग और टेकिंग डिपॉजिट में भी इन्वॉल्व रहते हैं क्या, ये लोगों से पैसा भी जमा करते हैं क्या लोगों को, और उसे लोन भी देते हैं क्या लोगों को। द टेक ओवर ऑफ बेड लोन्स, जो भी मान लो बैंक से बेड लोन्स लिया इस बेड बैंक ने, और बेड बैंक क्या करेगा कम वैल्यू पे लेगा, जितना मान लो
जिस ये आदमी ने लोन लिया और ये चुका नहीं पा रहा है, इस पर 10,000 करोड़ का लोन था, लेकिन बैड बैंक क्या करते हैं, इससे 10,000 करोड़ ले लेते हैं, लेकिन कम वैल्यू में लेते हैं, मान लो 9,000 करोड़ में ले लिया, तो ये क्या करेंगे बैड बैंक, इस ए आदमी से वसूलेंगे, ये जाएंगे कि भाई साहब पैसा दो नहीं तो आपको मारेंगे। मतलब कहने का मतलब रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ये इससे पैसे लेते हैं, ताकि बैंक क्या है अपनी जो बैलेंस शीट है उससे हटा देता है 10,000 करोड़, अपना ध्यान फिर ये अपने बिजनेस पे चलाता है। तो ये सब कुछ प्रोसीजर होता है, हमने समझा है जब ये बैड बैंक के बारे में, बहुत सारे इकोनॉमी के लेक्चर हैं, बहुत सारे लेक्चर में हमने समझा इसके बारे में। तो आपको करेक्ट बताना है कौन सा है, 1 3 1 ओनली 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि बैड बैंक का काम लैंडिंग और डिपॉजिट नहीं होता, उधार देना और लोगों का पैसा जमा करने नहीं होता। इसका काम तो यही है, जो बैड असेट्स है या एनपीए है इसको रिकवर करना होता है। तो बाकी की दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, यही थे आज के टॉपिक।